गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ आ रही है तो बता दो आप। ठीक है, फाइन। तो 15 क्वेश्चन का एक सेट है हमारे पास। सेकेंड लास्ट सेट होगा मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा। तो ये क्वेश्चन को हम करेंगे और साथ में इनके जो और चीज़ें हैं, डेटा है, वो सारा का सारा कवर करेंगे। इसके आसपास घूमने वाला डेटा चीज़ों के, ठीक है। तो पहला जो सवाल है हमारे आज का, वो ये कह रहा है आपका कि जो ट्रीटी है श्रीरंगपत्तनम, कई जगहों पर आपको सेरिंगापत्तनम भी मिलेगा, है ना, ये भी मिलेगा, तो एक ही चीज़ है। तो ये जो ट्रीटी हुई है आपकी, ये ट्रीटी जो है टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई है, ये आपने बताना है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, ये टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई है। तो ऑप्शन 1 सरिता जी ने दिया और ऑप्शन 2 बोला केवल ने। तो श्रीरंगपत्तनम देखो ध्यान से समझना है ना, ये आपका जो ट्रीटी एक्चुअली आपको पता है कि बात टीपू सुल्तान की है, तो कहीं ना कहीं मैसूर डायनेस्टी के आसपास की बात आ गई है, ठीक है। तो आपका एंग्लो मैसूर वॉर की बात हो रही है। तो एंग्लो मैसूर वॉर जो थे आपके, कल ही आप में से बताया था कि 4 वॉर जो सर ये हुए थे, ठीक है। 4 वॉर हुए थे, 2 वारों में हैदर अली था टीपू सुल्तान का पापा, और हालांकि वो सेकंड वॉर के बीच में ही मर गया था। 84 में खत्म हुआ था वॉर, तो 82 में जो है वो मर गया था, कैंसर से डेथ बताई जाती है हैदर अली की। और बाद की जो 2 लड़ाइयाँ थी आपकी, वो लड़ी थी आपके टीपू सुल्तान ने, ठीक है। फाइनली टीपू सुल्तान की डिफीट हुई और जो है निज़ामी के अंदर सब्सिडरी लाइन से 1798 में आपका हैदराबाद आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो केस है आपका, जहाँ पर वो कर रहा था अपना लुक आफ्टर कर रहा था, वो चीज़ें आपकी हार गई है ना। तो टीपू सुल्तान, SULTAN, ठीक। अब समझिएगा ये ट्रीटी जो हुई है आपकी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम, ये 3rd वॉर के बाद में हुई है, ठीक है। तो तीसरे वॉर की अगर हम बात करते हैं, जो तीसरा वॉर इनके बीच में हुआ था, तो इसका जो आपका कार्यकाल है, ये है आपका 1790 से 92 के बीच का, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, 3rd एंग्लो मैसूर वॉर जो आपका हुआ है, ये ईस्वी के बीच की जो है ये बात है आपकी। जब ये इसके बीच की बात है, तो इसका मतलब आपकी 1792 में ट्रीटी हुई थी। और 1792 के आसपास का समय अगर आप ध्यान से लगाओगे, तो 1793 में आपको कहा गया था फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, या आपको कहा गया था परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। इसके लिए एक व्यक्ति का नाम बताया गया था, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, या फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। 1793 में एक एक्ट आया था, उसके अंदर उसने कहा था कि कुछ चीज़ें रिफॉर्म्स लाई जाएंगी सिविल सर्विसेज में। तो परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बंगाल बिहार उड़ीसा वाला जो इलाका था पूरा का पूरा वहाँ का। फिर फादर ऑफ सिविल सर्विस, या इस नाम से सिविल कोड के नाम से जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो सरिता जी ने सही जवाब दिया, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब है, ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल आपने 3-4 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। 4 आपकी लड़ाइयाँ थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। एक्चुअली था क्या, मैसूर एक डायनेस्टी थी, वुडियार, वुडियार आपने सुने होंगे नाम, है ना। तो वुडियार एक डायनेस्टी हुआ करती थी, और इनमें लड़ाका सोल्जर था टिपू सुल्तान का पापा हैदर अली, ठीक है। निज़ाम हैदराबाद के हैं, मैसूर कर्नाटका में, ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों को। तो ये जो है आपका वो जो वुडियार डायनेस्टी जो है, इसका जो राजा था आपका, ठीक है, चीका वुडियार सेकंड कहते हैं, उनका जो है एक स्ट्रॉन्ग आपका ये कह लो कि कमांडर था आपका आर्मी में, या एक सोल्जर था स्ट्रॉन्ग। तो वफादारी को देखते हुए, उसके दिमाग को देखते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को देखते हुए, वही डिफेक्टो बाद में रूल बन गया आपका, जो कहलाया हैदर अली आपका यहाँ का। तो हैदर अली के साथ जो है लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई आपकी, अंग्रेजों की लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई। फिर पहली वॉर हुई आपकी, ठीक है। वॉर आपने ध्यान रखनी है और ट्रीटी आपने ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे स्टार्टिंग में आपकी वॉर हुई थी, ये आपकी 67 और 69 के बीच में हुई थी, ठीक है। 1767 से 1769 में, ठीक है, ये वॉर हुई थी। और इसके तहत ट्रीटी, केवल ट्रीटी का नाम ध्यान रखिएगा, बस ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। जो ये वॉर आपकी हुई थी, तो पहली वॉर के बाद में आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई है। जो दूसरी वॉर आपकी हुई है, इसमें भी यही है आपके, अभी हैदर अली अभी मरे नहीं है, बीच में मरते हैं इसके। तो जो आपकी सेकंड वॉर जो आपकी हुई है, ये हुई है 1780 से 84 के बीच में, और 82 में मरे हैं हैदर अली, ये ध्यान रखना। और इस बीच जो आपके पास हुई है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई है। मैंगलोर कर्नाटका वाला इलाका, मैंगलोर बेंगलोर जो आप कहते हैं, ठीक है। थर्ड वाली जो ये है ये ट्रीटी आपकी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये जो आपके पास हुई है 1790 से 1792, यहाँ पर हुई है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम, जो हम ये ऊपर लिखा हुआ है, ये वाली ट्रीटी आपकी, ठीक है। ये भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। और चौथी फाइनली आपकी सब्सिडरी अलायंस के तहत 1799 फाइनली यहाँ पर फॉल हुआ आपके टीपू सुल्तान का। और यहाँ पर जो है सब्सिडरी अलायंस के तहत जो इलाका पूरा का पूरा आपका मिला लिया गया, ठीक है। निज़ामों वाला जो इलाका था ये मिला लिया गया। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, सब्सिडरी
अलायंस। अब जब सब्सिडी अलायंस की बात आएगी ना, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये वाली लड़ाई पे लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जब ये 1799 आ गया तो आपको बताया कि सब्सिडी अलायंस लाने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली, क्योंकि वो 1798 से लेकर के 1805 तक उसने यहाँ पर अपना वॉइस जो आपका गवर्नर जनरल वाला शासनकाल था वो पूरा किया था। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली जो बात आएगी आपके पास, ठीक है, जब ये वाली बात आएगी तब आपने आंसर करना है आपका 1790 से 92 वाली बात में लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब ये वाली बात आएगी फोर्थ वाली, तो इस वक्त आपने करना है वेलेस्ली, ठीक है। तो ये टोटल आपका एक खांचा है जो एंग्लो मैसूर वॉर आपका हुआ था इसको लेकर के, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, चारों ट्रीटियां, मतलब चौथी तो सब्सिडी अलायंस ही हो गई थी आपकी, फिर वो भी एक तरह से ट्रीटी ही थी जिसके तहत निजाम जो है उसके अंदर आ गए थे। बाकी 3 ट्रीटियां इंपॉर्टेंट थी। थोड़ा सा यहाँ पर कश्मकश ये हुआ क्योंकि यहाँ पे बात यहाँ तक ठीक हो गई थी, लेकिन बाद में इस ट्रीटी के तहत बोला गया कि ये मराठास को भी अपने अंडर ले रहे थे, ये टिप्पू सुल्तान लोग मराठास को भी अपने अंडर ले रहे थे। मराठास ने इनके ऊपर अटैक मारा और साथ में इन्होंने जो है जो बंदे थे, प्रिजनर थे पहले वॉर में पकड़े हुए, स्टार्टिंग के 2 वॉरों में जीत रहे थे ये लोग, तो फिर जो कहा गया, इन्होंने वो उनको छोड़ने से मना कर दिया टिप्पू सुल्तान ने। फिर जाकर के अंग्रेजों ने जो है मदद की मराठास की और फिर इनके ऊपर अटैक किया। एक्चुअली लड़ाई जो है मराठा और निजामों इनके बीच में थी, निजाम और मराठा इनकी मदद लेकर के जो आपकी लड़ाइयाँ हुई थी और अंग्रेजों ने यहाँ से हेल्प की। और इसका कहना ये था आपका टिप्पू सुल्तान का कि हमारे लिए जो लॉयल रहेगा वो फ्रेंच आर्मी ज्यादा रहेगी। तो ये फ्रेंच आर्मी की तरफ जो है ज्यादा इनका जो था, ये कह लो कि झुकाव था या ढलान था, ये उनकी हेल्प लेकर के जो है अपना ब्रिटिशर को खदेड़ना चाहते थे। उसकी एक वजह भी आप समझो ध्यान से, क्योंकि कर्नाटिक वॉर में फ्रांसीसियों की हार हो चुकी है, वो भी बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं उत्सुक है। तो उन्होंने इनके साथ मिलकर के जो है कि एक गेम किया कि चलो ठीक है, हम अंग्रेज वहां से एलाई हो रहे हैं, बाकी मराठा और इनके, और हम इनके साथ जो निजामों के साथ मिल जाते हैं यहाँ पर आपके टिप्पू सुल्तान इन लोगों के साथ। तो ये वाली जो चीज है आपकी, ये चीज फाइनली आपकी हार गए, मतलब टिप्पू सुल्तान लोग, ये लोग हार गए और लास्ट में आपको निजाम जो हम कहते हैं पूरा का पूरा जो निजामत है हैदराबाद की, वो लास्ट में अंडर आ गई आपके ब्रिटिश हुकूमत की, ठीक है। अगला सवाल, किसके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, मतलब उस वक्त हमारा गवर्नर जनरल कौन रहा होगा भारत का, जिसके दौरान आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग जो है आपका, ठीक है, उसकी जो है आपकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई। मतलब वो आपका, मैं आपको हल्का सा हिंट दे दूं, 1861 में स्टैब्लिश हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जब हुआ तो इस वक्त कौन रहा होगा आपके हिसाब से, मतलब थोड़ा सा हल्का सा खांचे को बैठाओ दिमाग में पुराने गवर्नर जनरल्स को, तो इस दरमिया आपका कौन रहा होगा गवर्नर जनरल। ऑप्शन 3, ठीक है, सरिता जी ने सही जवाब दिया, क्योंकि देखो आपका ना 1857 का रिवॉल्ट हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना, और 1857 के रिवोल्ट के बाद ही जो आपका लॉर्ड कैनिंग है ये आपका बन चुका है अब गवर्नर जनरल जो है, ये बंगाल का आपका बन चुका है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ जो है आपका, गवर्नर जनरल जो है आपका इंडिया का जो है ये आपका हो चुका है, क्योंकि बेंटिक आपका स्टार्टिंग में था। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है आपका मतलब वॉइस रॉय के नाम से ये जाना जाने लगा है, पहला वाला व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति है जो वायसरॉय के नाम से जाना जाने लगा है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये था ही था पहला, तो हालांकि विलियम बेंटिक था आपका। तो यही कैनिंग जो है इसका शासनकाल तब तक चलता रहा, तो 1861 में, मतलब इसी के आसपास का समय है, तो लॉर्ड कैनिंग की जब आपकी हुकूमत थी यहाँ पर गवर्नर जनरल के फॉर्म में, तब जाकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है यहाँ पर स्थापना हुई है आपकी, और 1861 में इसकी स्थापना हुई है। इसके फाउंडर कौन कहे जाते हैं, शासनकाल में तो इनके हुए, अगर इनके फाउंडर की बात आएगी तो हम नाम ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंगम, CUNNIGH, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम जो है ये इसके फाउंडर कहे जाते हैं। और अगर पेपर में आएगा कभी तो आप ध्यान रखना, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है ना, पुरातत्व विभाग जो आपका बताता है सारी की सारी चीजें कि ये कितना पुराना है, या कोई भी एक्सकवेशन आपके होते हैं, बाद में हमने देखा कि हड़प्पा का हुआ, मोहनजोदारो का हुआ, बाद में हुए ना ये सब आपके 90s स्टार्टिंग में हुए, 1922 में या समथिंग ऐसे में जो आपके एक्सकवेशन हुए, 1950s तक हुए, अभी भी चलते रहते हैं एक्सकवेशन। कभी हम देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड में कोई पुरानी गुफाएं मिलती हैं, तो सारा का सारी जो चीजें आपकी मंदिर से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आपके, इनकी जो है पूरी रख रखाव मेंटेनेंस वाला काम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर पर आता है। तो कैनिंग के वक्त में जो है ये काम हुआ है। लेकिन अगर आएगा इसका फाउंडर कौन था, तो अलेक्जेंडर आपका कनिंगम था, कहीं पर जेम्स कनिंगम भी आपको नाम मिलेगा। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी ने कहते हैं, ध्यान रखना, 1861 में जो है ये विभाग की स्थापना हुई है। अगला सवाल, कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच नहीं है, ये आपने बताना है। तीसरा सवाल, लॉर्ड डलहौजी के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड मिंटो के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, लॉर्ड वेलेस्ली के लिए सब्सिडरी लाइंस, और लॉर्ड कर्जन के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। कल भी हमने सवाल किया, हेमंत जी ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कल ही हमने किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878, पहला दिल्ली दरबार लगा था, और इस वक्त व्यक्ति कौन था आपका, लॉर्ड लिट्टन, जिसे कहा जाता है रिवर्स करेक्टर का गवर्नर जनरल, ठीक है, उल्टे काम इसने सारे किए थे इसलिए रिवर्स करेक्टर वाला कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी आपको पता ही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला, साथ में काम भी अच्छे किए थे इसने,
लेकिन ये इसका गंदा काम था विलय का सिद्धांत वाला। लॉर्ड मिंटो आपको पता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम को जो है आपने दिए, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स उसके तहत। वेलेस्ली की हम बात करते हैं, सब्सिडी लाइन्स वाला जो निज़ाम है हैदराबाद के, वो सबसे पहले इसके अंदर आपके मिले थे और बाद में जाकर के आपके गायकवाड़ जो थे बड़ौदा के, वो लास्ट में इसके अंदर आपके आ गए थे 1803 में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कल भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था इन वॉइसरॉय के बारे में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, जो आपका आधुनिक भारत है इसका रचयिता या आपका इसका मेकर है ना, निर्माणकर्ता जो है, कौन कहा जाता है आपका? सही जवाब दिया आप सबने, फोर्थ सही आंसर दिया पिछले वाले का। इस वाले सवाल का जवाब बताइए, हल्का सा लॉजिक लगाना, गेम यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। आप सोचो, आप अभी क्या चीजें देख रहे हो, आपको क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसमें से कौन हो सकता है कि भैया मॉडर्न इंडिया का मेकर? ऑप्शन 4 जवाब आया है, ऑप्शन 4 है ना, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। क्योंकि जो चीजें आप देख रहे हो किसी एडवांस फॉर्मेट में ना, रेल वेल पहले ये सब इन्हीं की देन, टेलीग्राम है ना, कई सारी चीजें आपकी जो है, हिल स्टेशन बहुत सारे आपके, तो ये सारी जो देन है आपकी, ये है डलहौजी की देन। ठीक है, तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द टारगेट ऑफ assassination attempt in Delhi conspiracy case हेडेड बाई रास बिहारी बोस? ध्यान से समझना कि जो आपका 1911 में जो रास बिहारी बोस के द्वारा एक टारगेट किया गया था, एक कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है उसे, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, इसके तहत किसको टारगेट किया था मारने का? हालांकि मैं आपको बता दूं, वो मरा नहीं था, वो मरा नहीं था, वो झुक गया था और जो है उसका महावत जो एलिफेंट का कैरियर था व्यक्ति, चैरियट कह लो, एलिफेंट चलाने वाला जो व्यक्ति था, वो मर गया था, लेकिन वो बच गया था। ठीक है, तो समय के हिसाब से आप इसका आंसर टिक लगा सकते हैं बहुत आसानी से, जो है आपके पास 1911। थर्ड, हेमंत जी ने सही जवाब दिया है, लॉर्ड हार्डिंग है ना। मिंटो तो 1909 का है, दिल्ली दरबार यार, दिल्ली दरबार चांदनी चौक के पास, चांदनी चौक से काफिला निकल रहा था, किंग जॉर्ज को बुलाया गया था, किंग जॉर्ज पंचम को, कंफ्यूज नहीं होना है, छठा जो किंग जॉर्ज था वो भारत की आजादी के वक्त था, पंचम जो था वो था दिल्ली दरबार के वक्त आते वक्त पे। ठीक है, और वही जो है गेटवे ऑफ इंडिया वाले में उनका नाम लिखा है, और जो रानी मैरी है उन्हीं को विक्टोरिया भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, तो विक्टोरिया ऑफ समथिंग करके उनका नाम है, तो उन्हीं को क्वीन मैरी भी कहा जाता है। तो इन आपने देखा ना, इनमें अर्ल ऑफ समथिंग या अर्ल ऑफ मॉरिक्यूस इस तरह से इनका नाम लिखा रहता है कई बार, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने ये बताया था वहां पर ये लिखा था, यार ये जिस जगह कहते हैं उस जगह से इनका नाम उठ करके आता है आपका, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा नाम पर। ठीक है, आप मैरी कहो चाहे आप रानी विक्टोरिया कहो, लेकिन आपने नाम ध्यान रखना है, जॉर्ज 5 की ये बात है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस की बात आएगी तब जॉर्ज 6 है आपका। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। लॉर्ड हार्डिंग काफी जो है आपका 1910 से 1916 के बीच का कार्यकाल था। ठीक है, काफी सारी बड़े बड़े केस हुए थे, पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ आपका, और आपका जो है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ये वाला हुआ आपका। ठीक है, फिर आपका जो है BHU कॉलेज का बनना, आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो है फाउंडेशन रखी गई 1915-16 के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेडी हार्डिंग कॉलेज, ठीक है, जो आपको पता है विमेंस का सबसे अच्छा खासा एक कॉलेज माना जाता है मेडिकल का, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है आपका, तो इसका भी जो स्थापना का नाम जाता है इन्हीं के नाम पर जाता है, न्यू दिल्ली का ये आपका कॉलेज है। ठीक है, ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी। गदर पार्टी की स्थापना इसी के बीच में हुई थी आपकी 1913 में। ठीक है, अगला सवाल आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, मिनटों से कंफ्यूज नहीं, मिनटो 1909 वाला काम है, 10 में ही आ गया था आपका। ठीक है, अगला सवाल, आराम से पढ़िएगा ना, बारीकी से पढ़िएगा, पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ आपने मैच करना है। लिस्ट 1 में जो है विजिट बताई गई हैं, क्या क्या चीजें आई। लिस्ट 2 में इसके संग यहाँ पर कौन से व्यक्ति एसोसिएटेड थे, मतलब कौन इस वक्त वॉइस रॉय थे आपके। ठीक है, ये चीजें हुई, तो इस वक्त वॉइस रॉय कौन थे, इस हिसाब से आपने इसको मैच करना है लिस्ट को, और आपने सही जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है एन्यूल किया गया था इसी वक्त, और दिल्ली दरबार बैठाया गया था, वही वाले ये आपके है ना, वही वाले हैं ये आपके, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म किया गया था आपका। ठीक है, आप मैं द फॉलोइंग काफी आसान होते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसमें अगर आपको एक दो मिल जाते हैं ना, तो काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप एलिमिनेशन कर लो, यहाँ पर फायदा ये हो जाता है। अब किंग जॉर्ज 5 के वक्त में भी आपको बताया कि ए के लिए 2 होना चाहिए, अगर ए के लिए 2 होना चाहिए आपका, तो ये आंसर तो होने का नहीं है, ये आंसर होने का नहीं है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, 1942 में। कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था, और साइमन कमीशन आपका आया था 1928। तो इसके आसपास 28, 29 और 30, 31 हमने कहीं ना कहीं जो है नाम सुना है आपका लॉर्ड इरविन का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर आपने लॉर्ड इरविन का नाम सुना होगा इस वाले केस पर, तो लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन के लिए मतलब डी का थर्ड होगा यार, ये तो एलिमिनेट हो नहीं पाएगा, क्योंकि ए का टू डी का 3 डी का 3 है। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन आपका दो ही चीजें बच गई, लॉर्ड लिनलिथगो और आपके पास बचा है कौन सा, लॉर्ड वेगल।
तो जो कैबिनेट मिशन है ये लॉर्ड वेवल के दौरान आया आपका, ठीक है, 1940 के आसपास में, ध्यान रखना है। वेवल के पास एक और चीज है आपकी, शिमला कॉन्फ्रेंस, अगर पेपर में आएगा। शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हुई थी, उसे वेवल प्लान भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो शिमला कॉन्फ्रेंस भी अगर पेपर में आएगा तो वो भी लॉर्ड वेवल के वक्त की है। लॉर्ड लिनलिथगो का जो ये था, अगस्त ऑफर के नाम से भी फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। अगस्त ऑफर भी लॉर्ड लिनलिथगो का था। भारतीयों को सेकंड विश्व युद्ध में इंक्लूड करने के लिए एक ऑफर दिया गया था भारतीयों को, ठीक है, कि हम आपकी इस बारे में सोचेंगे, पहले आप अभी हमारा जो है मदद करो लड़ाई में। इसको एक अपीस करने के लिए भारतीयों को एक चाल फेंका गया था, एक बेट फेंकी गई थी। तो अगस्त ऑफर भी अगर पेपर में आएगा आपका, तो अगस्त ऑफर भी लॉर्ड लिनलिथगो से लिंक पर है। मतलब क्रिप्स मिशन का हुआ आपका 4, तो बी का हुआ आपके पास 4, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही जवाब है। हाँ, गादेर, इनफैक्ट ये ध्यान रखना आप, है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही जवाब आपका बैठेगा, क्योंकि बी का जो है आपका क्रिप्स मिशन जो है आपका ये जो आया है आपका लॉर्ड लिनलिथगो के वक्त में आया, तो बी का 4 बैठेगा। और कैबिनेट मिशन का जो बैठेगा आपका सी का 1। तो एज पर दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। अगला सवाल, किस रेजिमेंट से मंगल पांडे बिलोंग करते हैं? हालांकि ट्राइबल क्वेश्चन है कि सर ऐसी चीज आ सकती है, देखो उत्तराखंड को प्यार है इस तरह की चीजों का, कि भैया दरबान सिंह नेगी कौन सी रेजिमेंट का था, ये किस रेजिमेंट का। तो यहाँ पे भी अगर वो सवाल देगा इंडियन हिस्ट्री के भी, तो कुछ चीजें ऐसी घुमा फिरा करके आपका देते हैं। तो जो आपके मंगल पांडे थे, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट आंसर दिया है यमन ठाकुर जी ने, ठीक है, फर्स्ट आंसर दिया भारत ने, बिल्कुल सही जवाब है। 34th नेटिव इन्फेंट्री, एक्चुअली ये BNI थी, BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ना, बंगाल बैरकपुर एक जगह है आपकी, BNI ये इसका पूरा नाम था, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसी के सिपाही थे मंगल पांडे, ठीक है। अब मंगल पांडे ने जो है बिल्कुल ही आग सी लगा दी कि पूरी मुहिम सी छेड़ दी पूरी बैरक में अपनी, कि जो भी पहला अंग्रेज आएगा आज वो मारा जाएगा करके, ये चिल्लाते हुए जो है बाकी सब लोगों को जो है बोलते हुए चले, ठीक है, क्योंकि परेशानी मतलब काफी ज्यादा बर्ताव देख रहे थे कि जो हिंदू आपके सोल्जर हैं, इंडियन सोल्जर हैं, और जो ब्रिटिश सोल्जर हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा आपका ये कह लो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है कई सारी चीजों को लेकर के, फिर कारतूस युक्त वाला काम आपका हुआ है। तो 29 मार्च को इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। हालांकि डिसाइड ये किया गया था कि बाद में होगा, डेट बाद की डिसाइड करी गई थी, लेकिन 29 मार्च को ही जो है इन्होंने स्टार्टिंग में ये स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए एक तरह से सफल भी नहीं हो पाया, ये अलर्ट हो गए, अंग्रेज लोग अलर्ट हो गए। तो 29 मार्च को जो है अपनी जो है जैसे निकले बैरक से, तो सामने सबसे पहले इनके कहते हैं कि आपका हेनरी बॉक करके एक आपका घुड़साल कह लो, एक आपका ये था सोल्जर था ब्रिटिश का, वो सामने आया, तो इन्होंने उसको गोली मारी, वो झुक गया और घोड़े को गोली लगी, घोड़ा इंजर्ड हुआ, हालांकि वो मरा भी नहीं। बाद में फिर जो है इनको पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल को इनको फांसी होगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, 8 अप्रैल को इनको फांसी हुई। तो बात आपने क्या ध्यान रखनी है कि जो पहली गोली चली, पहली गन फायर जो हुई ब्रिटिशर के ऊपर, तो पहली गन फायर किस ब्रिटिशर के ऊपर हुई? अगर ये ट्राइबल सा आपका डेटा आता है तो ये डेटा आपने ध्यान रखना है कि पहली गन फायर जिस आपके बंदे के ऊपर करेगी, इस बंदे का नाम था आपका हेनरी बॉग, HENRY, हेनरी, BAUGH, या बॉग BOUGH, ये नाम आपको मिलेगा। हालांकि ये मरा नहीं है ना, क्योंकि ये नए नवेले थे ना हमारे इंडिया वाले यार, इनको पता नहीं था उस तरह की राइफलें, वो 303 वाली राइफलें, इनफील्ड राइफल्स ऐसी होती थी, जैसे AK-47 इस टाइप की नहीं कि मारा तो खटक से वाला काम हो गया। तो इनको खाली रखने के लिए दी जाती थी, इस तरह से यूज भी नहीं होता था कोई इतना ज्यादा, तो निशाना इनका उतना अच्छा था नहीं, निशाने वाले तो थे ही नहीं ना ये, जैसे आजकल मिलिट्री में अलग से सिखाया जाता है। और अधिकतर मेडल आपके ओलंपिक या आपके एशियंस गेम के जो मिलिट्री वाले लोग जीत करके लेके आते हैं, चाहे एथलीट में कहो या आपका निशानेबाजी में कहो, राजवर्धन सिंह राठौड़ देखो आप, बाकी एक और संदीप क्या नाम है उनका जो एक और थे, वो भी देखो आप, ये सब आर्मी वाले बंदे जो है ज्यादा जीत करके लेकर के आते हैं आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। अगला जो सवाल है, पहली गोली ध्यान रखना, और आप ये ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, और इनकी डेट जब इनको जो है फांसी हुई, ठीक है, पकड़ लिया गया इनको और फांसी जो हुई 8 अप्रैल को। बाकी सारे आपको लीडर्स बताई दिए गए 1857 रिवोल्ट के क्वेश्चन के माध्यम से, नहीं तो वैसे। सवाल आपका अगला, हिस्ट्री ऑफ, सवाल जो पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किताब जो है आपकी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपने बताना है, ठीक है। वीर सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, क्योंकि इन्हें स्वतंत्र वीर भी कहते थे, ठीक है, इसी ध्यान रखना, निकनेम है इनका। तो वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से ये बात किसने कही है? वीडी सावरकर, है ना। वीडी सावरकर, हाँ बिल्कुल सही है, वीडी सावरकर, ध्यान रखना। और ऐसे एक और किताब है आपकी, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस करके, वो कार्ल मार्क्स आएगा, उनका नाम कार्ल मार्क्स है ना, हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। ये हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वो कार्ल मार्क्स के नाम पर जाएंगी। हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आएंगी तो वीडी सावरकर के नाम पर आएगी, बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना।
तो ये बात आप ध्यान रखोगे, दोनों चीज़ों में ये जो है आपका कंफ्यूजन रहता है कई बार आपका। ठीक है, अगला जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल है इंडिगो रिवोल्ट किसके द्वारा आपका स्टार्ट किया गया था। इंडिगो रिवोल्ट आपको पता है नील की खेती है, नील नहीं उगाएंगे करके एक विद्रोह था, काफी पहले से रोष चल रहा था। तो इसके मेन जो है आपके, ठीक है, ये भी आपको बता दूं, नादिया करके डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, बंगाल की ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिवोल्ट हुआ था, ये हुआ था 1859-60 के आसपास में। एक फेमस प्ले आपका दीन बंधु मित्रा का जो है इस वक्त काफी फेमस हुआ था, जिसके तहत यहाँ के जो किसान थे उनकी हालत बताई गई थी। दीन बंधु मित्रा का एक फेमस प्ले था, ध्यान रखना पेपर में कई बार आता है, नील दर्पण। इसके तहत जो है आपका दर्शाया गया था, बताया गया था कि क्या स्थिति है। और यहाँ पर गलती ये हुई कि इस प्ले में इन्होंने कुछ अंग्रेजों को भी लिया, और बेचारा जिस अंग्रेज ने रोल प्ले किया यहाँ पर, उस अंग्रेज को जो है एक तरह से ये कह लो कि निकाला भी गया सर्विस से, और उसे जो है अंग्रेज के अगेंस्ट मतलब एक तरह से कि देशद्रोह का ट्रेटर वाला एक काम करके उसको पेनल्टी फाइन भी करी गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दीन बंधु मित्रा का एक प्ले था नील दर्पण, द मिरर जो है आपका, इंडिगो मिरर, इस तरह से आपका एक वो था, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर क्या स्थिति है। तो इसके जो फेमस आपके जो इनिशिएट करने वाले व्यक्ति थे, ये थे विश्वास बंधु, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका कहना ये था, पहले अनाज उगाते थे, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, देखो अंग्रेजों के द्वारा लालच फेंकना, जिसे हम कहते हैं आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सरकार ये चीजें मना क्यों कर रही, किसान इस बात के अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि पहले भी यही काम हुआ था। इनको जो है लालच दिया गया कि हम आपको एडवांस लोन देंगे, आप नील की खेती करो। नील की खेती जब इन्होंने करी तो उसके बाद जो है आपकी फसल जो है आपकी मतलब जैसे नहीं हो पाई, मतलब जैसे बाद में आपका क्या हुआ कि मैनचेस्टर अंग्रेज जैसे ये थे, तो वैसे ही आपका जो है यहाँ पर चल रहा था। तो यूएसए ने जो है और आपकी अलग अलग से एडवांस टेक्नोलॉजीज खोज ली थी मिड 80s में, क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चुका था आपका 1776 के आसपास में। ठीक है, 65-76 के बीच में काफी अच्छे दौर पर आ गया था अमेरिका। तो वहां पर और अच्छा जो है काम होने लग गया था नील का। तो अब यहाँ की नील जो है बर्बाद होने लगी, अब ये नील लेने नहीं लगे यहाँ से, तो किसान बर्बाद हो गए। अब ये है डेप ट्रैप में फंसते गए, किसानों के ऊपर जो है लोन पे लोन बढ़ता गया, लोन पे लोन बढ़ता गया। तो और जमीन जो है बंजर होगी आपकी पूरी की पूरी। तो इस परिस्थिति को दर्शाने के लिए जो है दीनबंधु मित्रा द्वारा एक प्ले रचा गया, जिसमें इस बात को बताया गया कि यहाँ के लोगों की प्लाइट क्या है, दुख क्या है। तो यहाँ से जो विद्रोह किया, एक एकदम पैसा विद्रोह था, जैसे भारत में आप ये कह लो कि ये सत्याग्रह टाइप का था। मैं आपको फिर बता दूं, कोई ब्लडशेड नहीं था इसमें। ठीक है, और ये गांधी जी से भी पहले अगर आप बात करो तो एक ऐसा मूवमेंट था जिसे आप नॉन वायलेंट मूवमेंट कहोगे, कोई लड़ाई वड़ाई मार काट नहीं थी इस वाले में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके आपके ये तो अग्रज थे, जिन्होंने इस बात को स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था, पाइनियर थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है आपका 1859 से 60 के बीच की बात है आपकी। अगला सवाल, किसकी प्रेसिडेंटशिप थी, कौन उस वक्त जो है आपका प्रेसिडेंट था आईएनसी का, जब आपका रेजोल्यूशन फंडामेंटल राइट के लिए और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए है ना ये पास किया गया। तो उस वक्त जो है आपका कौन प्रेसिडेंट था आईएनसी का। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपका, और उस वक्त प्रेसिडेंट कौन रहे हैं ये आपने बताना है। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है ना, इसलिए मैंने सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन सी जवाब आया है हेमंत जी का। ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है, बिल्कुल देखो हल्का सा गड़बड़ी क्या करता है आदमी यहाँ पर। क्वेश्चन को मैंने क्या किया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था उस वक्त। ठीक है, जब रेजोल्यूशन ये वाली बात पास हुई है तो पास करने वाला व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू ही, जिसने इस बात को आगे फॉरवर्ड किया वो जवाहरलाल नेहरू ही है। इन्होंने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर फंडामेंटल राइट पास कराया था, आगे दिया था। लेकिन जब ये हुआ था ये आपके कराची सेशन में हुआ था, और कराची सेशन आपका हुआ था 1931। 1930 में एक्चुअली कोई सेशन हुआ नहीं था, 1929 में सेशन हुआ था, झंडा वंडा फहरा दिया गया, जेल वेल में पकड़े गए सारे के सारे। आपको पता है उत्तराखंड में भी पकड़ी गई आपकी जो ये यहाँ पर शाह जो थी ये पकड़ी गई झंडा फहराने के चक्कर में आपका। तो 30 में सेशन हो नहीं पाया, 31 में सेशन हुआ, जिसमें आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था। ये ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंटशिप जब आएगा, सवाल को आराम से पढ़ना है, मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। एक सवाल एक नंबर और माइनस में 0.25 जाने में जो है आपका जो काम गेम खराब हो सकता है। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंटशिप के बारे में बात आएगी तो वल्लभ भाई पटेल, किसने इसको पुट फॉरवर्ड किया था, कौन लेकर के आया था, कौन इसके पीछे था, तो जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है आपके। और जो मूवमेंट था वो झंडा अंडा हिलाने वाला आपका, वो झंडा हिलाने वाला हमारे यहाँ पर भी हुआ था, आपको पता है। और अल्मोड़ा में जो कांग्रेस थी उसके सामने जाकर के जब आपका ये फहराया गया आपका जो आपका यहाँ पे नगर निगम टाइप की जो परिषद थी यहाँ पर इनकी, तो उसके बाद उनकी जो है आपकी जेल हुई। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है। विष्णु देवी शाह, इन सब का नाम आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी। अगला जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 11, बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया में जो है आपकी आशा की किरण या एक तरह से सूर्य की किरण के बारे में जो है एक प्रकाश की जो एक किरण है वो किसे कहा गया, मतलब किनको जाना गया आपके। गौतम बुद्ध को जाना गया, महात्मा गांधी को जाना गया, सुभाष चंद्र बोस को जाना गया, अब्दुल गफार खान को जाना गया।
तो ये जो है आपका इस केस में आपका किनको जाना गया, ठीक है। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, जैसे ना अब कई बार लोगों का गौतम बुद्धा भी है, तो गौतम बुद्धा का भी नाम इसमें आता है, ठीक है। तो बीकन ऑफ एशिया करके अब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है ना, बीकन ऑफ एशिया, बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया हल्का हल्का सा है। जैसे बीकन ऑफ एशिया में गांधी जी का भी नाम कई बार आ जाता है आपका, ठीक है। तो बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया जो है आपका इस वाले के रिस्पेक्ट में आपका, ठीक है। गौतम बुद्ध भी कई लोगों का जो आएगा, लेकिन अगर मैं इसको और मॉडिफाई कर दूं, मतलब मॉडर्न इंडिया के सेंस में कह दूं, तो आपने आंसर को जो है सुभाष चंद्र बोस को टिक करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। लाइट ऑफ एशिया जो है ये गौतम बुद्ध को भी कहा गया था, ठीक है। ये बात आपने ये भी ध्यान रखनी है। पर बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जो जो काम यहाँ पर किए थे उस उम्र में रहते हुए अपनी, क्योंकि इतने में आपके एजेड भी पर्सन नहीं थे सुभाष चंद्र बोस, उस उम्र में रहते हुए एशिया में जो उन्होंने खलबल मचा दी थी पूरी आपकी, यहाँ से जाते हुए जापान अपान सिंगापुर इंगापुर से इंडिया के अंदर पे, तो इसके लिए जो है इनका नाम जो है बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया के नाम से फेमस हो गया। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, इस तरह से अगर लिखा हुआ आएगा तो आपने एससी बोस को टिक करना है। इसी में कई बार कंफ्यूजन रहता है, लाइट ऑफ एशिया आ जाता है तो फिर नाम चेंज हो जाता है उसका, और किस वक्त में कहा गया तो फिर आंसर थोड़ा और चेंज हो जाता है। मॉडर्न इंडिया के हिसाब से बात कही जा रही है या एंशियंट इंडिया के हिसाब से बात कही जा रही है, तो फिर आंसर थोड़े वेरी करते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो गौतम बुद्धा का जो है वो इसमें लिंक नहीं आएगा, हल्का सा आप इस बात का भी लॉजिक लगाना। अभी जैसे मैं सवाल पुट ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो हिसाब से आप लिंक लगाओ, तो एससी बोस जो है इसके अंदर आंसर में आएंगे। सुभाष चंद्र बोस साहब आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, हाजीपुर सेशन में भी आपके यही जीते थे, और आपका त्रिपुरी संकट में भी यही जीते थे, लेकिन उन्होंने पद को त्याग दिया था। फिर राजेंद्र बोस जो है त्रिपुरी संकट में जो है आपके प्रेसिडेंट बने थे, पाताबी सीताबी रमैया के हारने के बाद, ठीक है। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट सवाल आपका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। दो तरह की सोसाइटी है यार, एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, एक सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी है। दोनों पेपर में आएंगी तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 की है, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना 1921 की है। इसको स्टार्ट करने वाला व्यक्ति फाउंडर कोई और है, और इसको स्टार्ट करने वाला व्यक्ति इनका फाउंडर कोई और है। कंफ्यूज मत होना, नाम से कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने करी, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें। तो यहाँ पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपकी पूछी गई है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। हेमंत जी ने, पार्थ ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब, केवल ने जवाब दिया ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपकी जो है महाराष्ट्र में आपकी बनाई गई, 1905 में इसकी स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी से आपका लिंक है, इस वक्त जो है बहुत तेज तर्रार आपके लाला लाजपत राय चल रहे थे। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हमने देखा, उसके प्रेसिडेंट बने, उसकी स्थापना करी इन्होंने। एक डीएवी कॉलेजों का प्रचार जो है भारत में तेज करवा दिया, ठीक है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस का जो है स्वामी जो आपके दयानंद सरस्वती उनकी विचारधारा पर बेस्ड जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए लाला हंसराज और जो है इनकी फिलॉसफी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके लाला लाजपत राय ने, लाला हंसराज ने डीएवी की चेन को जो है फैलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। तो 1920-21 के दौर में आपके लाला लाजपत राय थोड़े ज्यादा आपके एक्टिव हो गए थे, क्योंकि फिर दोबारा से जो गर्म दल है आपका वापस मर्ज हो गया था 1916 में आपके कांग्रेस के अंदर पर, और फिर हमने देखा होम रूल लीग जो है चला आपका, बाकी और चीजें चली आपकी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। तो जी के गोखले जो गांधी जी के आपके राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, ये नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और जो आपका आएगा बंगाल का पार्टीशन 1905 में, तो बनारस का जो सेशन आएगा जहां पर आपका बाइकॉट स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वाली बात कही गई थी, उसको भी हेड इन्होंने किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके ठीक बाद स्वराज वर्ड की मांग को लेकर के दादा भाई नौरोजी आ गए थे 1906 के सेशन में, और जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने कह दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, किस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया रयोतवाड़ी सिस्टम है, हाँ ये सिस्टम SYS मैं करेक्ट करके दे दूंगा आपको, रयोतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया, किसने इंट्रोड्यूस किया आपका रयोतवाड़ी सिस्टम भारत में, ठीक है। हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय पर करी थी पारस, बिल्कुल सही। ये आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का। बताइए किसने इंट्रोड्यूस किया रयोतवाड़ी सिस्टम। थोड़ा सा ना आपने ध्यान रखना है, जैसे हमने उत्तराखंड में भी देखे आपके जो है आपके 80 साला बंदोबस्त है ना, 5 साला बंदोबस्त, इस तरह की चीज जो है हमने यहाँ पर भी पढ़ी आपकी जो है ट्रेल वाली, वैसे ही आपके पास जो है यहाँ पर भी आपने इंडिया में ध्यान रखनी, 3 तरह के सेटलमेंट ध्यान रखने, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ था एक, ये ध्यान रखना है यार आपने। दूसरा आपने रखना है रयोतवाड़ी, तीसरा आपने ध्यान रखना है महलवारी, ठीक है, MAHALWARI, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपने क्या दिया चेक करते हैं हम। आपने जवाब दिया पहला, तो पहला जो है ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आपके थॉमस मनरो और चार्ल्स लीड है ना, तो ये जो है आपके मद्रास के जो है गवर्नर हुआ, इन्होंने जो है इनको डिवाइस किया था कि इस तरह की कोई चीज बनाओ, और कॉलिन मनरो उस वक्त जो है मद्रास के आपके गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। ये बात है आपकी तकरीबन 1820 के आसपास की, 1820 के आसपास की बात है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में हो चुका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाले हैं इसमें,
ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला काम है ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, रियोत वाली सिस्टम जब कहा जाए तो ये है थॉमस मुनरो, हालांकि जो है इन्होंने ये चीज कराई। अब जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ, ये भी ध्यान रखना, ये हुआ आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले इलाके में। बंगाल, बिहार, जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार, बिहार, उड़ीसा वाला इलाका। रियोतवाड़ी जो हुआ, ये हुआ आपका मद्रास, बॉम्बे, कुर्ग, BOMBAY, कुर्ग, जिसे हम कर्नाटका कहते हैं। ठीक है, कुर्ग और असम है ना। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि असम का नाम भी आ जाएगा, आप कहोगे सर ये तो, क्योंकि ना कुर्ग और असम में चाय, चाय की चीजें ना, खेती जो है, ये समझना, लिंक लगाना, क्योंकि चाय जो है आसाम, आसाम की, कुर्ग की यहाँ की ना कॉफी, और ये इनके बहुत शौकीन हुआ करते थे ये लोग, तो ये फेमस है, आपको पता है। ठीक है, और मद्रास वाला रीजन भी आपका कर्नाटक वाला जो स्टार्टिंग का रीजन है, इसके आसपास की बेल्ट, यहाँ पर जो है चाय वाय की खेती, कॉफी की खेती काफी अच्छी होती है आपकी। तो रियोतवाड़ी सिस्टम के लिए थॉमस मुनरो, चार्ल्स रीड है। अब एक बात और ध्यान रखना, महलवाड़ी सिस्टम जब आएगा, इसके लिए हॉल्ट मैकेंजी का नाम आता है। किसका नाम आता है? हॉल्ट मैकेंजी। ये 1828 मतलब 1830 के आसपास में काम हुआ, 1828 के बाद में। ठीक है, हॉल्ट, MACKENZI, हॉल्ट मैकेंजी, ये आपका HOLT, हॉल्ट मैकेंजी, इनका नाम इसके साथ आता है। थॉमस मुनरो का नाम इनके साथ आता है, थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड का नाम आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस बात एक और ध्यान रखना, जैसे हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ये गवर्नर जनरल थे आपके, तो उसी वक्त अगर इसकी बात आएगी, तो इस वक्त आप ध्यान रखना, जिन्होंने हमारी ट्रीटी ऑफ सगौली की थी, इनका नाम क्या था? फ्रांसिस हेस्टिंग। अगर भारत के लिए आएंगे ना, इंडिया के, फ्रांसिस, वॉरेन हेस्टिंग मत करना, वॉरेन हेस्टिंग पे तो आपका एक महाभियोग टाइप की प्रक्रिया लगी थी आपकी, कि ये काफी ज्यादा इसने जो है पैसा खाया है, घूसखोरी वाला काम किया है ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो विदेश में उनके ऊपर जो है आपका रूल चला था। हालांकि बीच में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी हृदय का दौरा पड़ने से, ऐसा बताया जाता है, तबियत खराब होने से। तो फ्रांसिस हेस्टिंग जो है आपके, ये गवर्नर जनरल आपके हुआ करते थे। जब ये वाली बात आएगी महलवारी की, महल होते थे छोटे छोटे गांव वाले मिलकर के, एक बड़ा जो है गांव का जो प्रधान होता था, उसका घर बनाया जाता था, वो अपने हिस्से की जो है जो जमा करता था, जितना भी उसे देना होता था ऋण, वो वहां देके चले जाता था। तो महल जो होता था, एक गांव का एक बड़ा जो मुखिया होता था, उसका घर होता था, और जो उसका हेड होता था वो महलवार कहलाता था। रैयत इंडिविजुअल किसान होते थे। परमानेंट सेटल में जमींदारी सिस्टम होता था, काफी गंदा सिस्टम था। 89% जो है टैक्स आपको देना पड़ता था, और 11% केवल लोगों के पास बचता था। एक तरह से आपका 10/11 जो है अंग्रेजों को जाता था, और 1/11 केवल जमींदार रखता था। ठीक है, तो सबसे गंदा सिस्टम था ये आपका। महालवाड़ी सिस्टम के लिए 30 साल की जो है बात की गई, और यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इसके बारे में कोई बात जो है पुख्ता नहीं है। मालवाड़ी सिस्टम को होल्ट मैकेंजी ने 30 साल की बात को कहा, 30 ईयर्स की वाली बात रखी जाएगी आपकी, ध्यान रखना। जब होल्ट मैकेंजी वाली बात आएगी, मालवाड़ी सिस्टम की बात आएगी, ठीक है, ये आपका जो है अवध, अवध वाले इलाके में है ना, यूपी वाले इलाके में आपका, इस वाले इलाके में जो है ये ज्यादा चलाया गया था आपका। जो यूपी वाला इलाका है आपका, इस वाले इलाके में आपने ध्यान रखना, अवध वाले बेल्ट में जो है आपका ये चीज को चलाया, और चलाते वक्त जो है 1828, तो भारत का अगर कहा जाए गवर्नर जनरल आपका, जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था हमारे इंडिया का, विलियम बेंटिक, सती प्रथा को खत्म करने वाला, ये था इस वक्त। तो सारा डेटा ध्यान रखना है, फॉर्मुलेट करने वाला व्यक्ति है, फॉर्मुलेट करने वाले व्यक्ति है इस वक्त। लेकिन इंडिया के गवर्नर जनरल कौन, अगर आ जाएगा अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन, तो आंसर ये करना है, ये आपने ये करना है, और ये ऊपर करना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उम्मीद है क्लियर होंगी डेटा आपको, सारी बातें क्लियर होंगी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी ने आपका जो है ये किया था महलवारी। महल क्या होता है ये बता दिया। रयोत मतलब किसान होते हैं। आंध्र प्रदेश में अभी भी रायतो बंधु स्कीम, रायतो भरोसा स्कीम चलती है। रयोत मतलब होते हैं किसान। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, एक तेलुगु का वर्ड है ये आपका। अगला सवाल आपका पेन अल्टीमेट क्वेश्चन है हमारे आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल गलत जवाब नहीं देना, आराम से, क्योंकि लंबी स्टेटमेंट वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गलत बताना है आईएनसी के बारे में। आईएनसी के बारे में इसमें से कौन सी वो बात है जो गलत कह रही है? इट वाज फॉर्म्ड इन 1885, ये 1885 में बनी है। WC बैनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट है। इट वाज फॉर्म्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द प्रेसिडेंसीज एंड प्रोविंसेस ऑफ इंडिया मेट एट बॉम्बे। कहने का मतलब, जब इसका पहला सम्मेलन हुआ आपका गोकुलदास तेजपाल भवन में आपका, या संस्कृत विद्यालय में आपका मुंबई के, तो तब 72 लोगों ने इसमें शामिल किया। मतलब जब मीटिंग पहली बार हुई तो 72 लोग थे। क्या ये बात गलत है? इट्स फाउंडर एओ ह्यूम, जिसने इसको फाउंड किया, एओ ह्यूम, वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश प्रोफेसर था, ब्रिटिश टीचर था इंडिया के अंदर पर, है ना। तो क्या ये बात इसमें से गलत कौन सी है? तो हेमंत और पारस जो है इनका जवाब आया है ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, और लॉर्ड डफरिन का बहुत आपका खासम खास था। तो विलियम वेडरबर्न और आपके एओ ह्यूम्स, ये दो व्यक्ति थे आपके इनकी साइड से, अंग्रेजों की साइड से, जिन्होंने जो है डफरिन को एक प्रस्ताव दिया। और डफरिन उस वक्त में भारत का क्या था? गवर्नर जनरल या वॉयसरॉय कह लो, क्योंकि वॉयसरॉय का पद तब आ गया था 1857 के बाद में। और इंडिया की तरफ से इस बात को आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति थे, ये थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, और आपके दिनशॉ ई वच्चा, DE वच्चा, WAC। इसका मतलब ये नहीं कि व्योमेश चंद्र बनर्जी और ये सब नहीं थे, ये भी थे, बट एक तरह से ना इनको काफी ज्यादा ये वयोवृद्ध पुरुष थे, पारसी थे, थोड़ा दिमाग इस मामले में तेज चलता था, और थोड़े शांत स्वभाव के रहते थे। बात को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की बात को मतलब किस तरह से रखा जाए,
बिना गुस्से की, इस बात को आगे करने का तरीका थोड़ा इनका सही था। तो दादाभाई नौरोजी और डी बच्चा जो है इंडियन वाले सेक्ट से आगे बढ़ा के लेके गए इस चीज को। एओ ह्यूम्स और विलियम वेडनबर्न जो कि बाद में आपके आईएनसी के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, प्रेसिडेंट दादाभाई नौरोजी भी बनते हैं, डी बच्चा भी बनते हैं, ये भी प्रेसिडेंट रहे हैं, ये ध्यान रखना। एओ ह्यूम प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, एओ ह्यूम फाउंडिंग मेंबर जरूर रहे हैं लेकिन प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, ये स्टेटमेंट है आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे आपके, ये समझ लीजिए, ठीक है, प्रोफेसर नहीं थे, टीचर नहीं थे, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अंतिम सवाल हमारे आज का, कौन सा डेटा इसमें से गंगाधर के बारे में सही, गंगाधर कह रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो है आपका सही नहीं है, गलत है, ठीक है। काफी आपकी एक ये कह लो तेज पर्सनैलिटी आपकी कह लो, बाल गंगाधर तिलक, तेज मतलब ओजस्वी प्रताप वाली, तेजस्वी प्रताप वाली, है ना। तो ऐसी पर्सनैलिटी आपके बाल गंगाधर तिलक आपके गरम दल के जो है एक महत्वपूर्ण नेता है आपके, लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक इंपॉर्टेंट नेता आपके। तो इसमें से कौन सा डेटा इनका गलत है ये आपने पकड़ के बताना है, ठीक है। तो क्या जवाब आया आपका? हेमंत जी ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ऑप्शन ए केवल ने जवाब दिया ही रोड गीता रेस। ऑप्शन सी कह रहा है एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया है केसरी इंग्लिश में, ठीक है। ही स्टार्टेड होम रूल लीग इन 1916। अब सुनो ध्यान से देखना है ना, ही रोड गीता रेस, मैं आपको बताऊं बिल्कुल सही बात है, गीता के सार इन्होंने एक लिखा था, गीता रहस्य। साथ ही साथ में इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इनकी पुस्तक है, ये इनकी पुस्तक है, बुक, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। हेमंत जी ने सही जवाब दिया, ये वाला आंसर आपका गलत है, हल्की सी क्या गलती है इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो नॉट ट्रू में बात आएगी तो ये वाला आंसर निकल जाएगा नॉट ट्रू में। गीता रेसिपी भाई इन्होंने लिखी और एक किताब और इन्होंने लिखी है जिसका नाम आपका आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। अगर इस किताब के राइटर भी आएंगे तो भी आप यही करेंगे। इसके अलावा इन्होंने गणपति फेस्टिवल, फेस्टिवल, ठीक है, गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया और साथ में एक और फेस्टिवल स्टार्ट किया, शिवाजी फेस्टिवल, ठीक है। गणपति फेस्टिवल 93 में स्टार्ट किया, तो 1895 में स्टार्ट किया शिवाजी फेस्टिवल। 1893 की इंपॉर्टेंट घटना आपकी, कोई इंपॉर्टेंट घटना बता सकते हो आप 1893 की, और इंडिया में मतलब कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई हो आपकी 1893 में? 1893 के वक्त में कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई हो और भारत में ऐसी, मतलब इंडियन कोई पर्सनैलिटी से संबंधित है कोई ऐसी बात आपकी 1893 में? है ना, यूपीएससी में एक बार सवाल आया था, एक बार के बहुत पहले की बात है, 2000 में कोई सवाल आया था कि 1893 की 6 मेजर इंसिडेंसेस बताओ इंडियन से रिलेटेड, है ना, भारतीयों से संबंधित 6 जो मेजर इंसिडेंसेस थे वो बताओ, इस तरह से भी सवाल आया होगा आपका, ठीक है। तो ये काम आपका है ढूंढना, ठीक है। बाकी आपका जो है जो धर्म सम्मेलन था वो वाली बात होगी, विवेकानंद स्वामी की, गांधी जी का बाहर जाना, वो भी इन्हीं के अंदर में से बातें हैं, ठीक है। इस तरह से कई सारे इंसिडेंट्स हैं, इनका जो है महोत्सव को स्टार्ट करना, ठीक है, और कई सारी बातें थी आपकी साउथ इंडिया में चल रही थी जो साथ साथ में। तो पेपर में एक बार आया था वो 6 कुछ पॉइंट लिखो आप इंडियन हिस्ट्री से संबंधित गणपति फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने केसरी जो है ये भी स्टार्ट किया था और मराठा, दो स्टार्ट किए थे। अब ना ये सवाल इसलिए डाला है, मैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मराठा इन्होंने इंग्लिश में स्टार्ट किया था और केसरी था मराठी में, ये ध्यान रखना, केसरी था मराठी लैंग्वेज में और मराठा वाला था इंग्लिश लैंग्वेज में। इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है आपके अगरकर साहब के साथ मिलकर के जो है आपकी डेक्कन जिमखाना जिसे हम कहते हैं पुणे में, वहां पर स्थापित की। को फाउंडिंग मेंबर थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के कौन? बाल गंगाधर तिलक। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अंग्रेज जो है इनसे डरते थे, ठीक है, भारत में मतलब कोई चीज सही नहीं हो देने वाला, अनरेस्ट का, इंडियन अनरेस्ट का जो है फादर ये कहा गया इनको किनके द्वारा? वैलेंटीन किरोल के द्वारा। अगर पेपर में आएगा, वैलेंटीन किरोल ने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का नाम दिया, उपाधि मिली। मराठी में था केसरी अखबार, मराठा अखबार था इंग्लिश में शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, होम रूल लीग, मांडले जेल में इनका जाना, ये सारी की सारी बातें। तो सेशन हम आज का समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं लास्ट सेशन के साथ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 15 अंतिम क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।